राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ बाप की तड़प की कहानी। जब एक चालबाज बहू उनके इकलौते बेटे को उनसे दूर कर देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्यामलाल जी सुबह उठे ही थे कि अचानक उन्हें खांसी शुरू हो गई। उनकी खांसी की आवाज़ सुनकर जो सावित्री जी घबरा कर उठी और उन्हें जल्दी से पानी देते हुए बोली, यह लीजिए, पानी पी लीजिए, तब तक मैं बहू के कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। कल शायद बहू ने दवाई लाकर अपने कमरे में रख दी। कहते हुए सावित्री जी जल्दी से अपनी बहू के कमरे के पास आई और बाहर से आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे बेटा सरिता बेटा, तुम्हारे बाबूजी की दवाई ख़त्म हो गई है। तुम कल लेकर आई थी ना, मुझे दे दो बेटा, उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है। सास की आवाज़ सुनकर सरिता झुंझलाते हुए उठी और बोली, अरे माँ जी, आपको भी हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी चैन से नहीं सोने देती। मैं कोई दवाई नहीं लेकर आई, अब जाइए यहाँ से। और गुस्से में बोलकर सरिता फिर से सो गई। बहू की बात सुनकर अब सावित्री जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने गहरी सांस ली और चाय बनाने रसोई की तरफ चली गईं। उन्होंने कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाकर जो सावित्री जी कमरे में आ गईं और फिर अपने पति श्यामलाल जी को चाय देते हुए बोली, यह लीजिए, अदरक वाली चाय बनाई है मैंने, इसे पी लीजिए, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। श्यामलाल जी जानते थे कि आज सावित्री जी दिन रात ताने और उपेक्षा सह रही है, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे भी कुछ कर सकते थे। दोपहर के 2 बज चुके थे और श्यामलाल जी और सावित्री जी सुबह से भूखे बैठे थे। आमतौर पर 1 बजे तक सरिता उन्हें खाना दे देती थी, लेकिन आज ना कोई आवाज़ आई और ना ही खाना आया। अब जो सावित्री जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर कब तक इंतजार करें। श्यामलाल जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और भूख से उनका शरीर और कमज़ोर हो रहा था। सावित्री जी ने हिम्मत जुटाकर बहू सरिता से पूछ ही लिया, बेटा, आज खाना नहीं दिया तुमने, बहुत समय हो गया है, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। तो खींचते हुए सरिता ने कहा, अरे माँ जी, जब खुद कुछ कर नहीं सकती हो तो कम से कम सब्र रखना तो सीख लीजिए। यह घर है, कोई होटल नहीं कि जब मन हो तब खाना तैयार मिले। और तुम लोग खुद भी कुछ कर लिया करो, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर सावित्री जी की आंखें भर आईं। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरा रसोई में काम करना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? और रही बात तुम्हारे बाबूजी की, तो इस उम्र में भी अब क्या वह काम करेंगे? तब सरिता कुटिल हंसी हंसते हुए बोली, अरे मैं यह थोड़ी कह रही हूँ कि कहीं नौकरी करने भेज दो, पर घर में भी तो छोटे मोटे काम हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना। सावित्री चुपचाप सरिता की बात सुन रही थी। उनको पता था अगर वह कुछ भी बोलेगी तो बहू आज खाना नहीं देगी, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं। उधर श्यामलाल जी ने उनकी ओर देखा तो उनकी आंखों में वही दर्द और बेबसी थी। कुछ देर बाद सरिता कमरे में आई और बिना कुछ कहे रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल की थाली उनके सामने रख दी। सावित्री जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई और उन्होंने चुपचाप वो ठंडा और बासी खाना खाया, जिसमें ना स्वाद था और ना ही सम्मान। खाना खाकर दोनों बुजुर्ग पति पत्नी चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और दिल में गहरा दर्द था। उन्हें अपने बेटे जो आकाश की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन सुबह सावित्री जी ने डायरी से एक नंबर ढूंढकर अपने बेटे आकाश के पास फ़ोन मिलाया और बोली, हेलो आकाश बेटा। तब सावित्री जी ने धीमी आवाज़ में कहा तो दूसरी तरफ से आकाश ने चिंतित होकर पूछा, माँ
आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? यह सुनकर सावित्री जी की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही सरिता ने तेजी से उनके हाथ से फोन छीन लिया और बोली, अरे माँ जी, आप क्यों आकाश को परेशान कर रही हैं? सरिता ने नकली मुस्कान के साथ कहा। फिर फोन कान से लगाकर बोली, आकाश, माँ जी को बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने उन्हें कहा था कि तुमसे बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही बुजुर्ग माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ से आकाश हंसते हुए बोला, सही कह रही हो सरिता तुम, और यह उम्र होती ऐसी है, लेकिन हमें इनका पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ तुम उनकी अच्छी देखभाल कर रही हो, फिर भी अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे तुरंत बता देना। सरिता बोली, जी बिल्कुल। और सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा वैसे ही उसकी नकली मुस्कान भी गायब हो गई और चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तीखी आवाज में कहा, क्या जरूरत थी आकाश को फोन करने की? आपको एक बार में समझ नहीं आता कि वे कितना व्यस्त रहते हैं? हर वक्त उन्हें बेवजह परेशान मत किया करो। अब जो सावित्री जी की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से अपनी बहू को देखा और धीमी आवाज में बोली, बेटा, हमें आकाश से कुछ कहना नहीं था, बस उसकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिल जाता। यह सुनते ही सरिता ने ताना मारते हुए कहा, सुकून चाहिए तो मंदिर जाया करो ना, हर छोटी छोटी बात पर बेटे को परेशान मत किया करो। इतना कहकर सरिता वहां से चली गई, लेकिन सावित्री जी की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। श्यामलाल जी ने भी सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थामा और कमरे में ले गए। अब सावित्री जी ने हिचकियां लेते हुए सर झुका लिया। कमरे में गहरी उदासी फैल गई थी और दोनों बेचारे पति पत्नी बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए एक दूसरे के दर्द को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद सरिता ने फिर से वही बासी खाना लाकर टेबल पर रख दिया और बिना कुछ कहे ऐसी तेजी से बाहर निकल गई जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। अब सावित्री जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख तो उन्हें बहुत लगी थी, लेकिन अपमान का घूंट पीते हुए खाना निगलना आसान नहीं था। और सावित्री जी ने कांपते हाथों से अपने पति जी को जो प्लेट खिसकाई उनकी तरफ और बोली, जैसा भी है खा लीजिए, भूखे मत रहिए। श्यामलाल जी ने गहरी सांस ली और एक और मुंह में रखा। रोटियां इतनी सख्त थीं कि तोड़ते ही टूटकर बिखर गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाना शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अब सावित्री जी भी खाना खाने लगी, लेकिन हर निवाले के साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी कि जब आकाश छोटा था तो उसके लिए कितने तरह के व्यंजन बनाती थी और अब खुद सूखी रोटियों पर निर्भर हो गई है। खाना खाने के बाद श्यामलाल जी चुपचाप लेट गए और सावित्री जी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा घिर चुका था, लेकिन उनके दिल का अंधकार उससे भी ज्यादा गहरा था। तभी बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। आकाश ने घर में कदम रखा और बोला, माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। आकाश अपने माँ पिताजी को बुलाने लगा और जो उनकी आवाज सुनकर सावित्री जी जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। उन्होंने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए और झूठी मुस्कान अपने होठों पर लाकर कहने लगी, आकाश बेटा तुम। उन्होंने प्यार से कहा। श्यामलाल जी भी उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका जीवन कुछ पलों के लिए फिर से खिल उठा। आकाश ने माँ के पैर छुए, फिर पिता के पास जाकर बैठ गया और बोला, कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है ना? तब जो सावित्री और श्यामलाल जी बोले, हाँ बेटा,
हम सब ठीक हैं। हमें तुम्हारी याद आ रही थी, लेकिन तुम तो बेटा शनिवार को आने वाले थे, फिर आज अचानक कैसे? सावित्री जी ने पूछा तो आकाश मुस्कुराते हुए बोला, माँ, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी तो आपकी बहुत याद आती है। आज मेरी यहाँ जो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो मैंने सोचा आप सबसे मिलकर चलूं, इसलिए मीटिंग खत्म होते ही सीधा आपसे मिलने आ गया। तभी सरिता ने अंदर आते हुए कहा, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, लेकिन आप परेशान मत हुआ करो, मैं माँ और बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा कि सरिता, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ तुम माँ बाबूजी की अच्छे से देखभाल करती हो। अब सावित्री जी और श्यामलाल जी ने यह सुना, लेकिन बेचारे कुछ बोले नहीं। उन्होंने अपनी तकलीफें अपने अंदर ही दफना ली थी। आकाश की आंखों में खुशी थी कि उसकी पत्नी और माँ बाबूजी के बीच सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह प्यार सिर्फ एक दिखावा है। अगले दिन सुबह ही जो आकाश वापस चला गया। ऐसे ही 4 दिन और बीत गए और आज शनिवार था। आज आकाश आने वाला था, इसलिए सावित्री और श्यामलाल जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उनका बेटा जो आने वाला है। हर शनिवार की तरह दोनों पति पत्नी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ देर बाद पूजा की थाली सजाकर दोनों पति पत्नी मंदिर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी अचानक उनकी बहू सरिता उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बड़े ही व्यंग भरे स्वर में बोली, ओहो, आज तो हंसों की जोड़ी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? तब उसकी आवाज़ सुनकर सावित्री जी ने बड़ी धीरे से कहा, बहू, आज शनिवार है और आज आकाश आने वाला है, इसलिए सोचा मंदिर हो आते हैं। सरिता यह सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। और फिर तंज कसते हुए बोली, अच्छा जाइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मंदिर बंद हो जाए और आपके भगवान आपसे नाराज हो जाएं। श्यामलाल जी और सावित्री जी बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गए। मंदिर जाते हुए भी सावित्री जी के दिल में अपनी बहू सरिता के ताने गूंज रहे थे। उन्होंने श्यामलाल जी की ओर देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, सुनिए जी, क्या हमारे बेटे को कभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? तब श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं सावित्री, लेकिन सच्चाई कितने दिन छिपी रहेगी, एक ना एक दिन तो सामने जरूर आएगी। इधर शाम को आकाश जैसे ही घर पहुंचा तो सरिता दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, कितनी बेताबी से मेरे लिए इंतजार कर रही हो। लेकिन सरिता ने आकाश की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे उसने आकाश का बैग हाथ में ले लिया और अंदर चली गई। आकाश को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। घर के अंदर कदम रखते हुए खुशी से आवाज़ लगाते हुए अपनी माँ और बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया। माँ और बाबूजी, देखो मैं आ गया हूँ। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। घर में किसी को ना पाकर आकाश बड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी सरिता से पूछा, सरिता, माँ और बाबूजी कहाँ हैं? मैं जब भी आता हूँ तो वह मुझे दरवाजे पर ही मिलते हैं, आज क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तब सरिता अपने चेहरे पर हल्की उदासी लाते हुए बोली, अरे वे दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जाने की जिद कर रहे थे। और यह सुनकर आकाश हैरानी से बोला कि सरिता, इस वक्त? लेकिन माँ बाबूजी तो
हमेशा सुबह मंदिर जाते हैं, फिर आज शाम को क्यों गए? तो सरिता झट से बोल पड़ी, क्या करूं आकाश, यह लोग अब कुछ भी करने लगे हैं। सुबह भी गए थे और अब भी चले गए। मैंने बहुत कहा कि रुक जाइए, लेकिन माने ही नहीं। आकाश कुछ सोचने लगा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी उनके आने का इंतजार कर सकता हूँ। तुम चाय बना दो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। तब सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यह कहकर सरिता रसोई की तरफ चली गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था, क्योंकि इसने एक बार फिर आकाश को सच्चाई से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। रात के 8 बज चुके थे, पर अभी तक श्यामलाल जी और सावित्री जी घर नहीं लौट कर आए थे। आज तो आकाश के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। रात के 8:30 बजे तक तो मंदिर भी बंद हो जाता है, फिर माँ और बाबूजी अभी तक क्यों नहीं आए? आकाश सोफे पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देख रहा था और फिर तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, सरिता, माँ और बाबूजी को तो बहुत देर हो गई, तुमने अच्छे से तो सुना था ना कि वह मंदिर ही कह कर गए थे? आकाश को इस तरह देखकर सरिता अंदर ही अंदर खुश तो बहुत थी, लेकिन चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी कमाल करते हो जी, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो भूल जाऊंगी? वो मुझे मंदिर जाने के लिए कह कर गए हैं। अरे सरिता, तो वह कहने लगी, अगर मंदिर गए थे, आकाश बोला, तो अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें पता था ना कि आज मैं आने वाला हूँ, फिर भी इतनी देर कर दी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? अब आकाश ने चिंतित होते हुए अपनी पत्नी से कहा, तो सरिता बोली, हो सकता है वह किसी जान पहचान वालों से बातें करने लग गए हों। आपको तो पता है माँ जी जहाँ भी जाती हैं किसी ना किसी से बात करने लग जाती हैं। तो आकाश मन ही मन सोचने और बुदबुदाने लगा कि आखिर माँ बाबूजी गए कहाँ। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह तुरंत उठा और गुस्से में अपनी बाइक की चाबी उठाई और कहने लगा कि अपनी पत्नी से कि सरिता, मैं मंदिर जा रहा हूँ। और यह कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से मंदिर की ओर निकल गया। सरिता ने दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराई, जाओ आकाश, जितना है ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हें आज कहीं नहीं मिलेंगे, उसने खुद से कहा। और इधर आकाश तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए मंदिर पहुंचा, लेकिन उसने वहां जाकर देखा तो मंदिर के पट बंद हो चुके थे। पूरे मंदिर परिसर में शांति थी। मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। एक फूल माला बेचने वाली फूलों की टोकरी समेट रही थी। आकाश घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके माँ बाबूजी उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब आकाश ने जल्दी से फूल बेचने वाली औरत के पास जाकर पूछा, माताजी, आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहाँ देखा था क्या? वो मेरे माँ बाबूजी हैं, वो मंदिर आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। तब फूल वाली महिला ने हैरानी से आकाश को देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहाँ तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि कौन आया था और कौन नहीं? आकाश का यह सुनकर दिल अब डूबने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब करे तो क्या करे। उसको ऐसे चिंतित होते देखकर पास का एक दुकानदार जो अपनी दुकान समेट रहा था आकाश के पास आया और उसने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है? तो आकाश ने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपनी माँ और बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए बोला, भाई साहब, यह मेरे माँ बाबूजी हैं, वह मंदिर आए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे, आपने यहाँ कहीं देखा है क्या? तब दुकानदार ने ध्यान से आकाश के माँ बाबूजी की फ़ोटो देखी, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, इनको तो मैंने आज सुबह ही देखा था। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अधीर होकर पूछा, कहाँ देखा था? आप पक्का कह सकते हैं कि वह यही थे? तब दुकानदार ने सिर हिलाया, हाँ भाई, मैं पक्का कह सकता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें शाम को नहीं, बस सुबह ही देखा था। अब आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ बाबूजी के बिना इतने घंटे बीत चुके थे, बस अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने खुद से कहा और तुरंत बाइक घुमाई और सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा।
थाने पहुंचते ही आकाश ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से कहा, साहब मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता हैं। वह मंदिर गए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। तब इंस्पेक्टर ने एक गहरी नज़र से आकाश को देखा और पूछा, आपका नाम? तब आकाश बोला, जी मेरा नाम आकाश है और मेरे बाबूजी का नाम श्यामलाल और माँ का नाम सावित्री है। आकाश ने जल्दी से अपने फ़ोन से अपने माँ बाबूजी की तस्वीर इंस्पेक्टर को दिखाई और शिकायत दर्ज कराते हुए कहा। इंस्पेक्टर बोला, देखिए आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको तुरंत बुलाएंगे। अब आकाश की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला और पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद भारी मन से घर की ओर लौट पड़ा। घंटी बजाने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया। सामने सरिता जो खड़ी थी, उसने आकाश को चिंतित नज़रों से देखा और पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी और माँ बाबूजी कहाँ हैं? तब आकाश की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह बोला, सरिता जो माँ बाबूजी, इतना कहकर चुप हो गया। सरिता उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई और बोली, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए ना, आखिर वे गए कहाँ हैं? तब आकाश ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, सरिता माँ बाबूजी का कुछ पता नहीं है, वह कहीं नहीं मिल रहे। चिंतित होने का नाटक करते हुए सरिता बोली, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? भला यह आप क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? तो आकाश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर लेट गया। अब रात का गहरा अंधेरा हो चुका था, लेकिन आकाश की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के आगे बार बार माँ बाबूजी की तस्वीर घूम रही थी। कहाँ होंगे मेरे माँ बाबूजी? वह क्या सुरक्षित हैं या क्या कर रहे होंगे? बेचारे कहीं भटक रहे होंगे, पता नहीं, भूखे प्यासे हैं। इस तरह से विचार उसके बार बार मन में आने लगे। अब वह बिस्तर पर ही करवट बदलता रहा, पर बेचैनी कम नहीं हुई। पिछली बार की यादें उसकी आंखों में तैरने लगी। तब उसके माँ बाबूजी बोले थे, बेटा अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की यह बात उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान ने मेरे माँ बाबूजी को सही सलामत लौटा दे प्रभु। उधर दूसरी तरफ सरिता ऐसे सो रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही आकाश के दिमाग में आया कि कहीं माँ बाबूजी जो चाचा के घर तो नहीं चले गए। वह बिना समय गंवाए कपड़े बदलकर बाहर निकला और जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की तो अंदर से सरिता की आवाज़ आई, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो जी? कम से कम चाय तो पी लो। तो आकाश ने गंभीर स्वर में कहा, सरिता बाबूजी की शायद जो चाचा जी के घर गए होंगे, मैं एक बार जाकर देख आता हूँ। सरिता ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान उभर आई। चाचा जी के यहाँ उसने अनजान बनने की कोशिश की, पर माँ बाबूजी ने मुझे तो कुछ नहीं बताया आकाश। पता नहीं सरिता, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, आकाश बोला और कहते हुए बाइक स्टार्ट करके तेजी से निकल गया। सड़कें अभी भी सुनसान थीं। सुबह के सन्नाटे में आकाश की बाइक की आवाज़ गूंज रही थी। हे भगवान, बस एक बार मेरे माँ बाबूजी मिल जाएं। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा आ गया था, जब वह हमेशा उसे आशीर्वाद देती। बाबूजी की वे स्नेह भरी बातें, जब वह कहते थे, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर, जब देखो भागता ही रहता है। कहीं मुझसे नाराज होकर उन्होंने घर तो नहीं छोड़ दिया। अब उसके मन में यह ख्याल आते तो आकाश का जो कलेजा कांप उठता। उसने बाइक की रफ्तार को और बढ़ा दिया और कुछ देर में ही वह चाचा के घर पहुंच गया। बाइक रोकते ही उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा जी दरवाज़ा खोलिए, आकाश ने बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहा। तो कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ आई, कौन है भाई इतनी सुबह सुबह? दरवाज़ा खोलते हुए चाचा ने कहा। तो आकाश ने घबराते हुए जो अपने चाचा से पूछा, चाचा क्या माँ बाबूजी यहाँ आए हैं? तब चाचा ने हैरानी से उसे देखा और बोले, नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूँ। यह सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया कि 1 महीने से चाचा जी
उनसे मिले नहीं हैं। तब रमेश चाचा ने कहा कि हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना। रमेश चाचा ने चिंतित होकर पूछा तो आकाश के पास उसका कोई जवाब नहीं था। अब वह कहाँ जाए, किससे पूछे। चाचा, माँ, बाबूजी, जो वह कहने लगा, कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वह मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में भी जो रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। कहते हुए आकाश की आवाज़ भारी हो गई। रमेश चाचा भी यह सुनकर परेशान हो गए। अरे यह तो बेटा बहुत गंभीर बात है। तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा? तो आकाश ने निराशा भरे स्वर में जो कहा कि नहीं चाचा। उसकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। रमेश चाचा ने आकाश का कंधा थपथपाया और बोले, घबराओ मत बेटा, पुलिस अपनी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों को भी फोन लगाते हैं। दूसरी तरफ सरिता अपनी ही दुनिया में मगन थी। वह कमरे में बैठकर फोन पर अपनी सहेली पूजा से बातें कर रही थी। उसकी आवाज में गहरा दुख था, मानो वह सास ससुर के जाने से सच में परेशान हो। वह अपनी सहेली से पूजा से बोली, क्या बताऊं पूजा, जब से माँ बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। उसने दुखी आवाज में कहा। तो फोन के दूसरी तरफ उसकी सहेली पूजा यह सुनकर चौंक गई और बोली, क्या तुम उदास हो? अरे यार, और तुम उदास कैसे हो सकती हो, और वह भी तुम्हारे सास ससुर के लिए? यह कैसे हो सकता है? पूजा ने हैरानी से कहा। तो सरिता ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर अचानक शरारत भरे लहजे में जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तू भी मेरी एक्टिंग को सच मान बैठी ना। अरे मुझे उनकी कमी महसूस नहीं हो रही, उल्टा अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। पूजा भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, यार तू तो सच में महान है। मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है। सरिता ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने में मजा लेती थी। जब वह थी तो रोज बहाने बनाकर ताने मारती थी। अब जब नहीं है तो उनकी याद तो आएगी ही ना। यह सुनकर फोन के दूसरी तरफ जो उसकी सहेली पूजा जोर से हंसने लगी। वाह यार सरिता, तू तो बहुत होशियार है, मान गए तुझे। तेरी एक्टिंग पर तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, और तूने तो जो बिल्कुल मुझे यकीन दिला दिया कि तू इतनी समझदार कब से हो गई है। अब जो पूजा भी जोर से हंसने लगी। अब दोनों सहेलियां हंस रही थी, क्योंकि वह कहने लगी, सरिता सच में तो बहुत होशियार हो गई है। पर आकाश को शक तक भी नहीं हुआ, और ना तो अपने नाखूनों पर पॉलिश लगाते हुए सरिता ने लापरवाही से कहा, अरे नहीं, वो तो अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है और उसे मुझ पर कोई शक नहीं हुआ। उसे तो जो अपने माँ बाप की चिंता सता रही है, और उसे क्या पता कि उसके सामने मैं जितनी अच्छी बहू बनकर रहती हूँ, उनके पीछे से उनकी जिंदगी उतनी नरक बना देती हूँ। दोनों जोर जोर से हंसने लगी। आकाश ने उधर पुलिस को फिर से फोन लगाया और कहा, सर कोई खबर मिली? हम पुलिस वाले ने कहा कि देखो हम कोशिश कर रहे हैं जी, अगर कोई सुराग नहीं मिला तो अगर मिलता है तो हम आपको जानकारी देंगे। अभी तक तो हमें कोई जानकारी मिली नहीं है, अगर कोई जानकारी मिलेगी तो तुरंत तुम्हें बताएंगे, पुलिस अधिकारी ने कहा। तो आकाश ने फ़ोन कट कर दिया और अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। अब वह क्या करे, समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ आकाश की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला था। उन्होंने हर जगह उसे तलाश की, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशाला, सब जगह जाकर देखा, लेकिन कहीं भी उसके माँ बाबूजी की जानकारी आकाश को नहीं मिली। थक हार कर आकाश गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सरिता जो अब तक उसकी बेचैनी का आनंद ले रही थी, आज पहली बार सरिता
उससे इस बारे में बात करने आई थी और बोली, आकाश, मैं समझ सकती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? यह सुनते ही आकाश भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा, सरिता, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती भी हो माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते, और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूँगा वह कहीं नहीं जाएंगे। अब आकाश का गुस्सा देखकर सरिता थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। तो फिर वह गए कहाँ आकाश? आखिर 10 दिन होने को आए हैं, कोई खबर क्यों नहीं की उन्होंने? अब सरिता ने धीरे से पूछा, लेकिन आकाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में सीधे अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया। यह वही कमरा था जहाँ आकाश हर बार आकर उनके पास बैठा करता था। आकाश ने देखा कि माँ की पूजा की थाली ज्यों की त्यों रखी थी। बाबूजी का चश्मा और घड़ी भी टेबल पर पड़ी थी और उनकी पसंदीदा किताबें भी वहीं थीं। सब कुछ ज्यों का त्यों था, बस वे दोनों नहीं थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर उठाई और सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम में लगे लैंडलाइन की घंटी बजी। घंटी लगातार बज रही थी। आकाश ने अनमने ढंग से जाकर फोन उठाया और बोला, हेलो आकाश, यह क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना क्यों बंद कर दिया? कोई अपडेट भी नहीं दे रहे हो? फोन के दूसरी तरफ आकाश के बॉस की तेज आवाज गूंजी। आकाश बोले, सर मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे माँ बाबूजी लापता हैं, मैं उन्हें ढूंढने में लगा हुआ हूँ। आकाश ने धीमे से जो और थकी हुई आवाज के साथ कहा। तो उधर से उसके बॉस ने कहा, देखो आकाश, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस में भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम 2 दिन में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। अपने बॉस की आवाज़ सख्त थी और यह सुनकर वह बोला, पर सर। आकाश कुछ कहता इससे पहले ही फ़ोन कट गया। आकाश ने फ़ोन नीचे रखा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के वापस आने के बाद वो उनकी देखभाल कैसे करेगा, और अगर वह नौकरी पर चला गया तो माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? वह सोच ही रहा था, तभी जो सरिता कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, कौन था फ़ोन पर? आकाश बोला, ऑफिस से फ़ोन था। कहते हैं कि अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। आकाश ने निराश होकर कहा। तो सरिता ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? तब आकाश बोला, क्या सोचूं? माँ बाबूजी अभी तक मिले नहीं हैं। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो ठीक है, सरिता बोली, नौकरी छोड़ दो, फिर बैठे रहना घर पर। सरिता ने मुंह बनाते हुए कहा। तो आकाश ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह एक बार फिर इस सवाल में उलझ गया कि नौकरी बचाए या माँ और बाबूजी को ढूंढे। उसने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर अचानक उठा और सरिता की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला कि मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही मुंबई जा रहा हूँ। सरिता, जो अब तक मजे में खड़ी तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश इतनी जल्दी यह फैसला ले लेगा। वह धीरे से आकाश के पास आई और बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोली, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? आकाश बोला, हाँ, अब और रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और ऑफिस से भी लगातार कॉल आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के आने के बाद उन्हें अच्छे से रख नहीं पाऊंगा। माँ बाबूजी तो नहीं मिल रहे, कम से कम नौकरी तो बची रहे। आकाश ने ठंडी आवाज में कहा। तो सरिता बोली, पर आकाश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ बाबूजी अब लौट कर आएंगे? तब आकाश बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? आकाश ने चौंक कर कहा। तो सरिता बोली, मतलब इतना समय हो गया है,
अगर उन्हें लौटना होता तो वे अब तक आ चुके होते। आकाश ने गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ सरिता। माँ बाबूजी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हुए वह अलमारी की तरफ बढ़ गया और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। अभी सरिता उसके पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, आकाश, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहाँ क्या काम है? आकाश ने कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो सरिता? अगर माँ बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहाँ पर रहो, ताकि उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अभी भी इस घर में है। यह सुनकर सरिता का ख्वाब एक पल में ही टूट गया। उसे लगा कि आकाश उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन उसने फिर अपने आप को खुद संभालते हुए कहा कि वह तो सोच रही थी कि आकाश उसे ले जाएगा तो वह पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या करे, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और कहा, आकाश, तुम भी तो जानते हो कि माँ बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो आकाश उसकी आंखों में देखकर बोला, सरिता, अगर तुम सच में माँ बाबूजी की चिंता कर रही हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना जरूरी है। जब भी वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेंगे, और अगर तुम नहीं मिली तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। सरिता अंदर ही अंदर झुंझला गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताने का नाटक करते हुए कहा, तो ठीक है आकाश, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर तुम जल्दी वापस आना। तो आकाश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही माँ और बाबूजी लौट आए तो तुरंत मुझे फ़ोन करके बता देना। यह बोलकर आकाश अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही सरिता के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दौड़ गई। वह मन ही मन बोली, आकाश चला गया, अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा ही राज होगा। खुशी से झूमते हुए सरिता सोफे पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे समय ऐसा ही बीतता गया, लेकिन अब सरिता को अकेलापन महसूस होने लगा। पहले जो वह समय पर अपने सास ससुर को ताने देने, गुस्सा करने और उन्हें परेशान करने में लगाती थी, अब वही समय काटे नहीं कटता था। एक दिन उसकी सहेली पूजा का फोन आया। वह बोली, अरे क्यों उदास लग रही हो सरिता? लगता है आकाश तुझसे दूर रहने लगा है। तो सरिता थोड़ी दुखी आवाज में और उदास होकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। तब पूजा हंसते हुए बोली, अकेले रहने की आदत डाल लो सरिता, या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर लो। यह सुनकर सरिता थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, चुप कर पूजा, वैसे भी आकाश तो सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है, अब ना प्यार भरी बातें करता है और ना ही मेरी फिक्र करता है। तो पूजा जो सरिता को छेड़ते हुए बोली, पहले तो तू सास ससुर को दूर करने के लिए परेशान रहती थी, अब वो चले गए तो तुझे अकेलापन लग रहा है, तो तू खुद ही अकेली पड़ गई है। सरिता के पास आज उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उधर आकाश का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनकी बातें, उनका अचानक इस तरह चले जाना, यह सब उसके दिल को कचोट रहा था। शनिवार की सुबह होते ही उसे माँ बाबूजी की याद आ गई, क्योंकि हर शनिवार को वह अपने माता पिता से मिलने जाता था और अब उनसे बिछड़े हुए पूरा 1 महीना हो गया था। आज रह रहकर आकाश को अपने माँ बाबूजी की बहुत याद सता रही थी। सोच रहा था, बेटा अब तू यहीं नौकरी कर ले, उनकी बातें याद आ रही थी। हम तेरे बिना नहीं रह सकते, जब तू हमारे पास होता है तो लगता है हमें सब कुछ मिल गया। इन शब्दों को याद करके आकाश की आंखों में आंसू आ गए थे। कहाँ चले गए आप दोनों मुझे छोड़कर? अभी वह सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त उसके कमरे में आया, जिसका नाम महेश था, और वह मजाक के अंदाज में बोला, अरे आकाश, इस बार घर भी नहीं गया, हर हफ्ते तेरा यही हाल होता है। चल आज मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। वैसे भी माँ
और तुम्हारी भाभी हमेशा कहती रहती हैं आकाश को कभी घर लेकर आओ, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। तो आकाश बोला, अरे नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। देख आकाश, जो महेश कहने लगा, ऐसे अकेले रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। हफ्ते भर ऑफिस, फिर छुट्टी के दिन भी अकेले पड़े रहना, यह कोई जिंदगी है? चलना यार, चल, तुझे मेरे साथ चलकर अच्छा लगेगा। आकाश का मन तो नहीं था, लेकिन जब उसका दोस्त अपनी माँ का नाम लेने लगा और उसे फिर उसकी माँ की जगह अपनी माँ की याद आ गई, वही प्यार, वही अपनापन। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा बाबा, चल रहा हूँ। तो महेश हंसते हुए बोला, बस अब तू देख, मेरी माँ तेरी तेरी माँ की तरह कितना ख्याल रखती है। घर पहुँचते ही महेश की माँ ने दरवाज़ा खोला और आकाश को देखकर मुस्कुराई। अरे वाह, यह तो आकाश बेटा है, बहुत सुना है तेरे बारे में बेटा, आओ अंदर आओ। महेश की माँ को देखकर आकाश अपनी माँ को याद कर रहा था। महेश की माँ ने प्यार से कहा, बेटा आराम से बैठ, यह घर भी तेरा ही है। यह सुनकर आकाश की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और कहा, जी आंटी जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। तभी आकाश की पत्नी चाय लेकर आई नंदनी और बोली, भैया चाय पी लीजिए, हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा है कि बार बार आने का मन करेगा आपका यहाँ पर। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े, लेकिन आकाश के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी महेश का छोटा भाई जो दरवाजे से अंदर आया, जिसका नाम अनिल था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते आकाश भैया, कैसे हैं आप? अनिल भैया बहुत तारीफ करते हैं आपकी। तो आकाश हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह तो इसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करने बैठ जाता है। तभी महेश ने मजाक में कहा, और नहीं तो क्या, आखिर दोस्ती निभाने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। यह सुनकर सब लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। घर में इतना खुशनुमा माहौल देखकर आकाश को अपने घर की याद आ गई। कभी उसके घर में भी ऐसे ही खुशी का माहौल होता था। सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से अपनी नज़र झुका ली ताकि कोई देख ना ले, लेकिन यह बात अनिल की माँ से नहीं छिपी। उसने आकाश के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? तो आकाश ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, जी आंटी जी, सब ठीक है, बस माँ और बाबूजी की याद आ गई थी मुझे। यह सुनकर आकाश से जो महेश की माँ बोली, बेटा माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें माँ के प्यार की ज़रूरत हो तो तुम यहाँ चले आना, मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। आकाश की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, जी आंटी जी। अब महेश और उसकी पत्नी जो नंदनी एक दूसरे को देख रहे थे, वे समझ चुके थे कि आकाश के दिल में कुछ तो दर्द है। वह किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन आज वह इस घर के खुशनुमा माहौल में थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल गया था। बातों का सिलसिला जारी था। तभी जो उसके कपिल, जो उसका छोटा भाई था महेश का, अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए कहा, आकाश भैया यह देखो मेरी सगाई की तस्वीर, आप तो नहीं आ पाए, कम से कम अब तस्वीर तो देख लो। और महेश ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार, तुझे कितनी बार बुलाया, लेकिन तू तो अपने काम में ही लगा रहता है, अब चल फ़ोटो ही देख ले। अब जो आकाश मुस्कुराया और अनमने ढंग से फ़ोन की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक सब लोग फ़ोटो देखते रहे। सगाई की फ़ोटो ख़त्म होते ही दूसरी फ़ोटो आई तो अनिल ने फ़ोन बंद करने लगा। तभी जो आकाश को अचानक ऐसी तस्वीर दिखी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अनिल से कहा, रुको रुको, ये फ़ोटो फिर से दिखाना जरा। तो अनिल ने फिर से फ़ोटो दिखाते हुए बोला, अरे आकाश भैया, यह अम्मा बेचारी हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत दुखी हैं, बस एकटक दरवाजे की ओर देखती रहती हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। कहते हैं कि उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ दिया है। माँ, यह शब्द एकदम से आकाश के गले में अटक गया। उसकी आंखें उस फोटो पर टिक गईं। उसने गौर से देखा, माँ का रंग सफ़ेद पड़ गया था, चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें थीं, लेकिन आंखों में वही ममता
वही उम्मीद, वही इंतजार था। माँ कहते हुए जो आकाश ने अब अनिल के हाथ से फोन लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसे देखकर अनिल और महेश और उसकी पत्नी नंदिनी भी हैरान थे। वे बोले, क्या हुआ भाई? अनिल ने कहा। तो आकाश ने कहा, कुछ नहीं महेश, यह मेरी माँ है। यह सुनकर सब लोग अवाक रह गए। क्या? पर यह यहाँ कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता महेश, पर अब मैं और देर नहीं कर सकता। मुझे माँ के पास जाना है। अब आकाश तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी उठाने लगा तो महेश और अनिल भी उसके साथ चल दिए। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की और फिर तीनों एक वार्ड की तरफ चले गए। अंदर जाकर आकाश के मुंह से बस इतना ही निकला, माँ, और वो फूट फूट कर रो पड़ा। सावित्री जी धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे सब कुछ खो चुका हो। लेकिन जब उनकी नज़र आकाश पर पड़ी तो वह एकटक उसे देखने लगी। उनके होठ कपकपाने लगे, सोनी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। आकाश बोला, माँ, मैं तुम्हारा आकाश। तभी डॉक्टर वहाँ आ गए। आकाश के पूछने पर उन्होंने बताया कि इन्हें यहाँ आए हुए करीब 2 महीने होने को आए हैं। इनसे कोई मिलने नहीं आता। बस एक महिला इन्हें यहाँ यह कहकर छोड़कर चली गई थी कि यह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तब आकाश बोला, झूठ, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है। आकाश गुस्से में चिल्लाया तो डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यहाँ आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा था। आप इन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन इनका इलाज जरूरी है। आकाश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर की बात सुन तो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ यहाँ तक कैसे पहुँची। उसकी आंखें लगातार माँ के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो उसे पहचान तो रही थी, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह व्यवहार कर रही थी। आकाश को बड़ा रोना आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह आया, अगर माँ यहाँ है तो बाबूजी कहाँ हैं? आकाश ने तुरंत डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर साहब, जब मेरी माँ को यहाँ लाया गया था तब क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग व्यक्ति भी थे? तो डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें यहाँ पर केवल अकेले लाया गया था। आकाश का तो यह सुनकर जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ इस हालत में थी और बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। अनिल ने तुरंत आकाश से बाबूजी की फोटो फोन पर लेकर अपने दूसरे अस्पताल में भेज दी और उसे आश्वासन दिया कि भैया, आप चिंता मत करो, मैं जहाँ जहाँ जानता हूँ वहाँ वहाँ पता करूँगा। अगर बाबूजी कहीं भी किसी भी अस्पताल में भर्ती होंगे तो मुझे ज़रूर खबर मिल जाएगी। उसने अनिल की ओर देखा और कहा कि महेश, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा होगा। मेरी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया और बाबूजी का अब तक कोई ठिकाना नहीं। महेश ने उसे संभालते हुए कहा, भाई तू हिम्मत रख आकाश, देख, माँ मिल गई है ना तो बाबूजी भी मिल जाएंगे। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। अनिल ने फ़ोन उठाया और तुरंत अपने अस्पताल के कुछ पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। आकाश की आंखें दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं, जैसे कोई उसे आकर बताएगा कि उसके बाबूजी सही सलामत हैं। तभी अनिल के फ़ोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया तो उधर से किसी ने बताया कि यह आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती था। अनिल ने फ़ोन काट दिया और तुरंत आकाश उसकी माँ और अपने भाई को महेश को लेकर उस अस्पताल की ओर निकल गया। जहाँ जाकर अनिल ने रिसेप्शन पर बैठे एक कर्मचारी से पता किया कि कुछ दिन पहले यहाँ जो बुजुर्ग भर्ती थे अभी उन्हें कहाँ भेजा गया है। कर्मचारी ने बताया कि यहाँ कई मरीज भर्ती हुए हैं और कई शिफ्ट भी हुए हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो अनिल ने तुरंत श्यामलाल जी की तस्वीर दिखाई। कर्मचारी ने तस्वीर देखकर कुछ देर सोचा और फिर बोले, हाँ, ये यहाँ भर्ती थे, लेकिन अब उन्हें एक वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। यह सुनकर जो आकाश ने गुस्से से कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उस कर्मचारी ने ठंडी आवाज में कहा, देखिए, यह हमारा नियम है। जब कोई मरीज बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है
और उसके परिवार से कोई नहीं आता तो उसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। पर आपने मेरे बाबूजी को अकेला वहाँ कैसे भेज दिया? आकाश कहने लगा। तब अनिल ने उसे संभालते हुए कहा, आकाश भैया, हमें अभी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत वृद्धाश्रम जाना चाहिए। वह तुरंत गाड़ी में बैठे और सब लोग वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। गाड़ी रुकते ही आकाश तेजी से अंदर भागा और वहाँ बैठे स्टाफ से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए, उनका नाम श्यामलाल है, उन्हें 3 दिन पहले यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो स्टाफ ने हैरानी से उनकी ओर देखा और कुछ कहते कहते उससे पहले पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा आकाश। यह सुनते उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सामने उसके बाबूजी खड़े थे। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही तसल्ली भरे भाव थे। आकाश बोला, बाबूजी, और वह जोर से चिल्लाते हुए दौड़कर उनके गले से लग गया। श्यामलाल जी ने भी आकाश को कसकर पकड़ लिया और लड़खड़ाती आवाज में बोले, बेटा, मुझे पता था कि तू एक दिन जरूर आएगा। आकाश की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। वह बोला, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आने में इतनी देर कर दी, मुझे नहीं पता था आप लोग इस हाल में होंगे। अब श्यामलाल जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तू आ गया है, बस यही काफ़ी है। कुछ देर के बाद आकाश ने कहा, चलो बाबूजी, घर चलो। तो श्यामलाल जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन बेटा, घर पर तो। वह आगे कुछ बोलते उससे पहले ही आकाश ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, आप कुछ मत सोचिए, बस मेरे साथ चलिए, अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में ही सावित्री जी पहले से बैठी हुई थी। जैसे ही सावित्री जी की नज़र अपने पति श्यामलाल जी पर पड़ी तो वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप ठीक तो हैं ना? तो श्यामलाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, ठीक हूँ सावित्री, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। इधर आकाश ने अपने माता पिता को यूं टूटकर रोते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने दोनों को गले लगा लिया और दृढ़ता से कहा, माँ, बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और सरिता ने जो आपके साथ किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तभी महेश ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आकाश, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो यह है कि सबसे पहले अंकल आंटी को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सरिता के साथ क्या करना है वह बाद में सोचना। महेश की बात सुनकर सावित्री जी बोली, बेटा, अब हमें किसी अस्पताल में की नहीं, हमारे बेटे के साथ की ज़रूरत है, यही हमारी बीमारी की दवा है। अब आकाश ने सरिता को फ़ोन लगाया। सरिता ने फ़ोन उठाते हुए कहा, आकाश, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फ़ोन किया है। आकाश की आवाज़ गूंजती हुई आई, सरिता, मैं और बाबूजी को लेकर आ रहा हूँ। तब सरिता बोली, क्या? सरिता के हाथ से फ़ोन छिटक कर जो नीचे गिर गया, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने फिर से फ़ोन उठाया और घबराती हुई आवाज़ में खुद को संभालते हुए बोली, माँ, बाबूजी, वे कहाँ मिले तुम्हें? आप जो आकाश गुस्से में को काबू में करते हुए बोला, यह सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर आकाश ने फ़ोन रख दिया तो सरिता के हाथ पांव कांपने लगे। अब क्या होगा? आकाश ने सब पता कर लिया, माँ बाबूजी को भी वापस ला रहा है। यह सोच सोच कर उसकी सांसें फूलने लगी कि मैंने यह क्या क्या कर दिया। अगर मैं जरा सा धैर्य रखती, थोड़ा प्यार दिखाती तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। आज उसे अचानक वो दिन याद आने लगा जब उसके सास ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कैसे मंदिर पहुंचकर उनसे कहा था, माँ, बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए गाड़ी में बैठिए। सावित्री जी और श्यामलाल जी उसे गाड़ी के पास देखकर चौंक गए थे। श्यामलाल जी ने हैरानी से पूछा भी था, अरे सरिता बहू, तुम यहाँ? तो वह कहने लगी, आकाश ने भेजा है क्या? तो सरिता ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बाबूजी, आकाश ने ही भेजा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपको दवाई दिलाने के लिए भेजा है। सावित्री जी को कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन फिर सोचा, चलो अच्छा, दवाई तो लेनी ही है, इसलिए वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद सरिता उन्हें एक मानसिक अस्पताल में लेकर गई।
वहां पहुंचकर उसने अस्पताल के स्टाफ से रिश्वत देते हुए कहा, आप बस इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर और स्टाफ ने भी बिना ज्यादा सवाल के जो सावित्री जी को ले जाकर महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब श्यामलाल जी को वहां रखने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया, यह कहकर कि आप इन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो सरिता थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने पास के ही एक दूसरे अस्पताल से संपर्क किया और श्यामलाल जी को वहां भर्ती करवा दिया। वहां भी पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ने बिना ज्यादा छानबीन किए श्यामलाल जी को भर्ती कर लिया। इस तरह से सरिता ने अपने सास ससुर को उनके ही बेटे से दूर कर दिया था, यह सोचकर कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी यह साजिश एक दिन उजागर हो जाएगी। इधर आकाश अपनी माँ और बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो सरिता उनका पहले से इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही सरिता अपनी सास ससुर के पैरों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि आप लोग भी मेरे माता पिता जैसे हैं। यह सुनकर आकाश ने गुस्से से सरिता को और देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। सरिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज आकाश, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। सावित्री जी और श्यामलाल जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से सरिता ने उनके साथ छल किया उसे माफ़ करना बहुत आसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी जो सावित्री जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा बहू को माफ़ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आकाश बोला, नहीं माँ, तू एक माँ है इसलिए इसे माफ़ कर सकती है, लेकिन मैं इसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जो मैं इसकी करतूतें नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अब यह मर चुकी है, आकाश ने गुस्से में कहा। और सरिता, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। अब आकाश उसे घूर कर देख रहा था। सरिता कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप घर के बाहर निकल गई। अब से आकाश वहीं रहकर अपने माँ बाबूजी की देखभाल करने लगा। तो दोस्तों, आकाश ने अपनी पत्नी को माफ़ ना करके सही किया या गलत, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।